नमस्कार। गत बार हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में धारा 138 के तहत में चेक के डिसऑनर होने, उसकी प्रक्रिया, न्यायालय द्वारा उसका प्रसंज्ञान और सज़ा के प्रावधानों के बारे में आपसे चर्चा की थी। उस ब्लॉग पर कई दर्शकों के, मित्रों के, साथियों के, वकील समुदाय के प्रतिक्रियाएं आईं, सुझाव भी आए, जिसमें एक सुझाव आया मेरे ब्यावर के मित्र मिस्टर पीटी मिश्रा जी का। बहुत उपयोगी सुझाव था। उस संदर्भ में हमने गत बार ये चर्चा की थी कि आज के समय में चेक का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार के लिए बैंकों के पास लोन लेने जाता है तो ऋण स्वीकार करते समय बैंक अर्जीदार से, आवेदक से अपने ऋण बैंक लोन को सुरक्षित करने के लिए अनेकों दस्तावेज तैयार कराता है। कोलेटरल सिक्योरिटी अर्थात अचल संपत्ति के कागज को अपने पास रखता है, उस संपत्ति को अपने यहाँ प्लेज या मॉर्गेज करता है। आवेदक के किसी मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वालों को गारंटर के रूप में उनसे दस्तावेज भराता है, उन्हें गारंटर बनवाता है और उसके साथ साथ ब्लैंक चेक भी दस्तखत करवा के लेता है। इसी प्रकार से आज का हर व्यक्ति जब किसी वाहन के लिए व्हीकल लोन लेता है तो जिस कंपनी के माध्यम से लोन डीलर स्वीकृत कराता है तो सारी कागजाई पूरी करते समय उसके द्वारा भी ब्लैंक चेक लिए जाते हैं दस्तखतशुदा। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रक्रिया को अपनाता है। ऐसे समय में लोन लेने वाला व्यक्ति के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, ब्लैंक चेक देता है। वो इस सुरक्षा की दृष्टि से इंस्टीट्यूशंस लेती हैं कि यदि कहीं बैंक से, इंस्टीट्यूशन से ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार से डिफ़ॉल्ट करे तो वो अन्य संसाधनों के साथ साथ ब्लैंक चेक का भी उपयोग कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि व्हीकल लोन के समय व्यक्ति ने अपनी किस्तें बराबर चुका रहा है, लेकिन जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कंपनियां फाइनेंस का काम करती हैं, उनके यहाँ बैंक रेट जो है वो ईयरली नहीं होकर कभी कभी क्वार्टरली रेस्ट की होती है, हाफ ईयरली रेस्ट की होती है। उनका ब्याज का मीटर बढ़ता रहता है और ऋण प्राप्तकर्ता समय पर बैंक का लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन, फाइनेंसिंग कंपनी का लोन नहीं चुका पाता या चुकाता भी है, अपनी किस्तें अदा भी कर देता है, फिर भी कई बार ये पाया जाता है कि ऋण की राशि ब्याज के कारण बढ़ती चली जा रही है और उस समय ज़्यादातर जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो ट्रकों का फाइनेंस करती हैं, कभी कभी
किस्तों के भुगतान के बाद भी ऋणकर्ता तो सोचता है कि मेरे द्वारा इतनी किस्तें चुका दी गई हैं, लेकिन खातों में किस्त मई ब्याज की इतनी बढ़ती चली जाती है कि वह कभी कभी उनको चुकाने में विफल रहता है। तो वो फाइनेंस कंपनियां फिर चेकों का उपयोग करती हैं, उस ब्लैंक चेक को भरती हैं, जो उनके खाते में राशि देय है उतना अमाउंट भरती है। ऋणकर्ता सोचता है कि मैं तो इतनी किस्तें चुका हूँ, अब इतनी ही किस्त बाकी हैं, लेकिन उधर किताबों में उसका लोन काफ़ी बढ़ा पाया जाता है। इसलिए रोज के संव्यवहार में, क्योंकि अब चेक बहुत अधिक काम में लाए जाने लगे हैं, इसलिए उपभोक्ता को भी बहुत सावधानी से चेकों का उपयोग किया जाना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर धारा 138 और चेक से संबंधित प्रावधान इसलिए रखे गए, यद्यपि इसे सिविल रॉन्ग कहा गया है, लेकिन फिनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे और फौजदारी सजा का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि उसके डर से भुगतान समय पर हो सके। फिर भी इसके पीछे मंशा यही रही है कि यदि समय पर भुगतान हो जाए, परिवाद दायर होने के बाद भी भुगतान हो जाए, तो भी ऋणकर्ता अपने ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सन 2014 में दशरथ रूप सिंह राठौड़ वाले केस में प्रसंज्ञान क्षेत्राधिकार को लेकर एक बहुत बड़ी उथल पुथल देश में हो गई थी। यह अभिनिर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था कि चेक जारी करने वाले व्यक्ति का जिस बैंक में खाता है और जिस खाते का चेक जारी किया गया है, वो बैंक की ब्रांच जिस क्षेत्राधिकार में स्थित है, परिवाद वहीं पर प्रस्तुत होगा। इस देश में एनआई एक्ट के पेंडिंग केसेस को लेकर बड़ी उथल पुथल पैदा हो गई, लेकिन उसके बाद मीटर इंस्ट्रूमेंट वर्सेस कंचन मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णित किया कि जहां पर बैंक डिसऑनर होता है, जहां पर चेक डिसऑनर होता है, वहां क्षेत्राधिकार में परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दशरथ रूप सिंह के केस के बाद में यदि अजमेर जिले की किशनगढ़ मदनगंज मार्बल मंडी में यदि कोई व्यक्ति चंडीगढ़ से खरीदने आए और यहाँ माल खरीदते समय चंडीगढ़ का चेक दे के जाता, यहाँ का व्यापारी उसे अपने बैंक में जमा करा था, वहाँ से कलेक्शन के लिए चंडीगढ़ जाता, वहाँ से डिसऑनर होता और डिसऑनर मीमो उसे किशनगढ़ में प्राप्त होता, तो वो उस समय परिवाद चंडीगढ़ जाके पेश कर सकता था। ये संभव नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णित किया मीटर इंस्ट्रूमेंट वर्सेस कंचन मेहता के केस में, जहां चेक जमा कराया गया है, ड्रॉई का जहां खाता है, चेक प्राप्त करता, चेक होल्डर का जहां खाता है, जहां उसने जमा कराया है, वो कलेक्शन के लिए दूसरे बैंक में गया, वहां से डिसऑनर होके आ गया, तो व्यक्ति उस क्षेत्राधिकार में जहां उसका बैंक के खाता है, वहां परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। धारा 138 में कॉग्निजेंस पर अपन ने पिछली परिचर्चा में इस बात पर काफ़ी
डिटेल में हमने चर्चा की थी, उसी समय क्योंकि एनआई एक्ट के अंदर चेक प्रस्तुत करने की अवधि 6 माह थी, लेकिन फिर उसे संशोधित किया गया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन 4 नवंबर 2011 के तहत में जो 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ, 6 माह की अवधि को घटाकर 3 माह किया गया, अर्थात चेक होल्डर अधिकतम 3 माह की अवधि में चेक को बैंक में प्रस्तुत कर सकेगा। अनेक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां कोई चेक एक कंपनी के द्वारा जारी किया गया है, कंपनी में चेयरमैन, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के कई डायरेक्टर्स होते हैं, उसके लिए ये अभिनिर्णित किया गया है कि यदि किसी कंपनी द्वारा जारी किया गया चेक डिसऑनर होता है तो उस स्थिति में कंपनी के विरुद्ध परिवाद पेश किया जाएगा, जिसमें वह डायरेक्टर या अधिकारी जो कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार है उसको पक्षकार बनाया जाएगा, ना कि सारे डायरेक्टर्स को या कंपनी के चेयरमैन को। साथ ही इसके तहत में मीटर इंस्ट्रूमेंट के केस में एक बात और अभी निर्णित की गई कि परिवाद प्रस्तुत करने पर जब न्यायालय सम्मन जारी करेगा तो सम्मन जारी करते समय उस सम्मन पर चेक राशि, ब्याज और पेनल्टी इसका उल्लेख करके यदि राशि जो देय राशि है उसका उल्लेख सम्मन पर किया जाएगा, ताकि यदि सम्मन प्राप्ति पर सम्मन प्राप्त करता उस राशि को जमा करा दे, इसलिए सम्मन पर राशि के साथ साथ बैंक अकाउंट भी उल्लेखित किया जाएगा, ताकि सम्मन प्राप्ति के बाद सम्मन प्राप्त करता न्यायालय में आकर जमानत करने के स्थान पर यदि उस राशि को सम्मन प्राप्ति के साथ ही जमा करा देता है और उसको अभिसूचित कर देता है तो उसे न्यायालय में आकर उपस्थित होकर जमानत कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले जैसे अपन ने ब्लॉग में ब्लॉग में हमने परिचित किया था कि 138 में 2 साल की सजा, जितनी चेक राशि है उसकी दुगनी पेनल्टी या कंपनसेशन की सजा देने का प्रावधान है। और ये भी हमने परिचर्चा की थी कि 138 अपराध की ट्रायल जो है एक समरी ट्रायल होती है, या न्यायालय आदेश करके उसे सम्मन ट्रायल में भी परिवर्तित कर सकता है, और आरोप का सारांश सुनाए जाने पर यदि अभियुक्त अपने आरोप से इनकार करता है तो उस स्टेज के ऊपर न्यायालय चेक राशि की 20% अंतरिम राहत के रूप में भुगतान करने के लिए अभियुक्त को आदेशित कर सकता है, जो राशि उसे 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी, जिसका समायोजन अंतिम निर्णय के समय किया जा सकेगा। साथ ही इस मौके पर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णित किया है, कभी कभी चेक जारी करने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से
बिना किसी गंभीरता के चेक जारी कर देता है और बाद में उसे जब सेकंड थॉट आता है या उसके मन में कोई बेईमानी आती है तो बैंक को सूचित करता है स्टॉप पेमेंट की या अपने खाते को बंद कर देता है। स्टॉप पेमेंट या खाते को बंद करने की प्रक्रिया भी कदम भी धारा 138 में दंडनीय अपराध की सूची में आता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी चेक डिसऑनर होता है, अर्थात चेक का भुगतान नहीं होता। इस प्रकार इन सब बातों को हमें चेक डील करते समय, चाहे हम उपभोक्ता के रूप में हों, चाहे हम व्यापारी के रूप में हों, हमें सावधानी बरतनी है। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, उसमें यह भी प्रावधान किया है, यदि किसी व्यक्ति का उसके खाते का एक वित्तीय वर्ष में 3 बार चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसे चेतावनी दी जा सकती है। 4 बार डिसऑनर हो जाने पर उसे आगे से चेक बुक जारी करने से इनकार किया जा सकता है। हम ब्लॉक को थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए बढ़ाते चलेंगे ताकि ये विषय काफ़ी लंबा है। आप इस ब्लॉग को लाइक करें, अपने कमेंट दें, सब्सक्राइब करें, सुझाव दें, ताकि अब धीरे धीरे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्य पहलुओं पर भी आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे। आप इसी प्रकार से हमारा उत्साहवर्धक के रूप में कार्य करते रहें, प्रेरणा दें, अपना कमेंट ज़रूर लिखें, सुझाव भी लिखें, ताकि मैं इस ओर और सुझावों को अनुरूप कार्य करते हुए इसको और विषय वस्तु को विस्तृत कर सकूं और रुचिकर बना सकें। आपके प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।